So in the last class, we discussed like fundamentals of Python, like what is Python, when it was developed, who has developed this Python, then the how to install Python, how to write Python programs, commands, keywords, and I think some introduction of variable part. तो इसके आगे आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो क्लास के बाद स्टूडेंट्स ने पूछी थी पर्सनली। एक बार देखते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। लाइक इन पाइथन इज इट पॉसिबल टू कंपाइल पाइथन प्रोग्राम। और एक क्वेश्चन अच्छा पूछा था एक स्टूडेंट ने कि सर पाइथन एक लैंग्वेज है, पाइथन भी तो किसी लैंग्वेज में बनी होगी, मतलब पाइथन एक सॉफ्टवेयर है जो हमने डाउनलोड किया था लास्ट क्लास में। तो अगर पाइथन एक सॉफ्टवेयर है तो ये भी तो किसी न किसी लैंग्वेज में ही बना होगा। तो किस लैंग्वेज में पाइथन को बनाया गया है ना, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद वेरिएबल वाले पार्ट पर मूव करेंगे। फाइन। सो अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट आर द पाइथन इम्प्लीमेंटेशंस, तो इसका मतलब यह है कि जब रॉसम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना रहे थे तो उन्होंने पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए जो इंटरप्रेटर बनाया है वो एक सॉफ्टवेयर है। तो उसको किस लैंग्वेज में इन्होंने बनाया हुआ है। तो अगर हम 1991 पर देखें तो उस समय मार्केट में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज थी सी। तो जो सबसे पहला पाइथन इंटरप्रेटर बनाया गया था वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया था। और पाइथन जब सी लैंग्वेज में लिखी जा रही थी तो उस पाइथन का नाम था सी पाइथन। तो कोई आपसे पूछता है सी पाइथन क्या है, तो आप बोलेंगे सी पाइथन इज द सी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब हुआ कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब बनाया गया तो उसको सी लैंग्वेज में बनाया गया। ठीक है, तो ऐसी पाइथन जो सी लैंग्वेज में लिखी हुई है उसको हम सी पाइथन के नाम से जानते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सी पाइथन रिटन इन सी लैंग्वेज। तो ऐसी पाइथन जो सी लैंग्वेज में लिखी हुई है वो हमारा सी पाइथन कहलाती है। लेटर ऑन पाइथन की टीम ने एक और पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन दिया और इस बार उन्होंने जावा लैंग्वेज में दिया। अब पाइथन का वो इम्प्लीमेंटेशन जो जावा लैंग्वेज में दिया गया है उसको बोलते हैं जाइथन। जाइथन इट इज रिटन इन जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज में हमारा लिखा हुआ है, दैट इज जावा इम्प्लीमेंटेशन। लेटर ऑन ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको डॉट नेट में बनाया गया। और जब डॉट नेट में पाइथन को बनाया गया तो वो पाइथन का नाम रखा गया आयरन पाइथन। रिटन इन डॉट। बाद में पाइथन लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन पाइथन लैंग्वेज में ही दे दिया गया और उस पाइथन का नाम है पाई पाई या पाई पाइथन भी इसको कहा जाता है। रिटन इन पाइथन एटसेट्रा। तो ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो हमारा दी हुई हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक रियल टाइम एग्जांपल से आपको समझाऊं कि इम्प्लीमेंटेशन वर्ड का क्या मतलब होता है रियल टाइम पे, तो उसकी बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक मीडिया प्लेयर है,
तो मीडिया प्लेयर का काम होता है सॉन्ग प्ले करना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट की फाइल अगर सपोर्ट कर रहा है वो, तो उनको प्ले करना। हो सकता है वो वीडियो भी प्ले करे, अगर वो वीडियो प्लेयर है तो वीडियो भी प्ले करेगा, ठीक है। तो मीडिया प्लेयर एक कॉन्सेप्ट का नाम है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम और आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो किसी सॉन्ग को प्ले करे, तो हम कोई हार्डवेयर नहीं बनाएंगे ना, हम तो सॉफ्टवेयर ही बनाएंगे। तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मुझे कोई ना कोई लैंग्वेज तो यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब मीडिया प्लेयर बनाया गया तो VLC मीडिया प्लेयर को हम जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि VLC मीडिया प्लेयर किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बट ये ऑब्वियस है कि किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा जरूर होगा। इसी तरह से विंडो मीडिया प्लेयर बनाया गया। तो विंडो मीडिया प्लेयर क्या है? मीडिया प्लेयर का एक इम्प्लीमेंटेशन है। VLC प्लेयर क्या है? मीडिया प्लेयर का एक इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब एग्जीक्यूटेबल कॉपी जो हम और आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे कोई कहे कि ब्राउजर और गूगल क्रोम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? कोई आपसे पूछता है कि मुझे सर्फिंग करनी है, इंटरनेट पर कुछ भी मुझे ब्राउज करना है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ब्राउज़र चाहिए या ब्राउज़र की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए? देखो अभी तक अगर हम बहुत ज़्यादा लेमैन की तरह सोचेंगे तो इतना ही काफ़ी है कहना कि मुझे ब्राउज़र चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा टेक्निकली समझेंगे तो वास्तव में मुझे ब्राउज़र की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। डिफरेंस क्या है? अगर मैं बोलता हूँ कि ब्राउज़र है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिससे आप किसी नेटवर्क पे रखी हुई चीज़ों को विजुलाइज करके देख सकते हैं अपने ही लैपटॉप पर। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? गूगल क्रोम। आपको बनाना नहीं है, आप डाउनलोड करिए, यूज करिए। तो आप ब्राउजर कभी डाउनलोड नहीं करते हैं, आप गूगल क्रोम डाउनलोड करते हैं, मोज़िला डाउनलोड करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछता है कि पाइथन और सी पाइथन में क्या रिलेशन है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्पेसिफिकेशन है, एक स्टैंडर्ड है, जिसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जिसमें हम कोडिंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाइथन लैंग्वेज को बनाइए तो पहले उसका वर्किंग एडिशन दीजिए। तो जो सी पाइथन है वो पाइथन लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हम आउटर लेवल पर कह रहे थे लास्ट क्लास में, या कभी भी हम एक दूसरे से बात करते हैं तो यही कहते हैं कि पाइथन डाउनलोड कर लीजिए। अगर हम टेक्निकली समझें तो ये सही स्टेटमेंट नहीं है कि पाइथन डाउनलोड कर लीजिए। पाइथन एक स्टैंडर्ड का नाम है, एक स्पेसिफिकेशन का नाम है, जिसमें ये सोचा गया था कि एक लैंग्वेज बनाई जाएगी। उसमें ये नहीं बताया गया था कि उस लैंग्वेज को किस कोड में लिखा जाएगा, वो लैंग्वेज किस में बनाई जाएगी। जब हम सी पाइथन को बोलते हैं, इसका मतलब है कि वो सारी बातें जो पाइथन में सोची गई थी, वो सारी बातें अब हमारे पास आ गई हैं सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, और वो सॉफ्टवेयर किस में लिखा गया है? सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो हम क्या बोल रहे हैं? सी पाइथन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पाइथन को दोबारा बनाएं तो हम एक दूसरी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, दैट इज जाइथन। जाइथन क्या है? पाइथन वो जो जावा लैंग्वेज में लिखी हुई है। आयरन पाइथन क्या है? पाइथन वो जो डॉट नेट में लिखी हुई है। पाई पाइथन क्या है? वो पाइथन जो पाइथन में ही लिखी हुई है। जब पाइथन पहली बार बन गई, अब पाइथन को पाइथन में ही बना दिया हमने, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन ये आता है कि आप ये कहते हैं कि इनिशियल लेवल पर हम बोलेंगे पाइथन को डाउनलोड करते हैं, और आज आप कह रहे हैं वो सही टर्म नहीं है, टेक्निकली वो फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि पाइथन डाउनलोड नहीं होती। या तो आपने पहले दिन सी पाइथन डाउनलोड किया होगा, या जाइथन डाउनलोड किया होगा, या आयरन पाइथन डाउनलोड किया होगा, या पाई पाइथन डाउनलोड किया होगा। अगर आप सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं
तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने मीडिया प्लेयर डाउनलोड किया। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपने क्या करा होगा, लेकिन टेक्निकली आप कुछ और भी कह सकते हैं कि मैंने विंडो मीडिया प्लेयर डाउनलोड किया है, मैंने वीएलसी प्लेयर डाउनलोड किया है। नहीं, क्या बता रहे हैं आप? स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन बता रहे हैं। इसी तरह से जब हम आपको कुछ नहीं बताते और सिर्फ ये कहते हैं कि मैंने पाइथन लैंग्वेज को डाउनलोड कर लिया है, तो इम्प्लिसिटली बाय डिफॉल्ट आप सी पाइथन को डाउनलोड करते हैं। यानी कि लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पाइथन डाउनलोड करवाई है वो सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, और उस पाइथन का नाम क्या है? हमारा सी पाइथन। अब आप बोलेंगे सर इस बात को क्या हम किसी के सामने प्रूफ कर सकते हैं? क्योंकि जब हम डाउनलोड कर रहे थे तब तो ये बात कहीं मेंशन थी नहीं, ये तो आप बता रहे हैं ये बात आज। क्या हम इसको कहीं रिटन में प्रूफ कर सकते हैं कि आपने जो लास्ट क्लास में पाइथन डाउनलोड करी है वो सी लैंग्वेज में लिखी हुई है? हमने कहा उसी जगह जाइए जहां से आपने डाउनलोड किया था, वहां पर ही लिखा हुआ है, बस हमें ढूंढना है। चलते हैं। तो वेबसाइट का नाम था python.org, और यहाँ पर जब आप जाते हैं डाउनलोड्स पर तो देखो यहाँ लिखा है पाइथन 3.9। अब यहाँ पर ये बता ही नहीं रहा है कि सी पाइथन है या जाइथन है, क्या है। तो ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, एक लिंक होगा अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशंस, देखो ये आ रहा है, डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे, अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशंस, इस वाले लिंक पर क्लिक करिए। और जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है, दिस साइट मतलब दिस वेबसाइट होस्ट द ट्रेडिशनल दैट इज परंपरागत इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। क्या नाम है उसका? निक्ड नेम सी पाइथन। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि ये जो वेबसाइट है ये आपको पाइथन का कौन सा इम्प्लीमेंटेशन दे रही है? बाय डिफॉल्ट सी पाइथन इम्प्लीमेंटेशन दे रही है। ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशंस आर अवेलेबल एज वेल। क्या क्या नाम है उनके? आयरन पाइथन, जाइथन, पाई पाइथन, माइक्रो पाइथन, स्टैकलेस पाइथन, एनाकोंडा पाइथन, और बहुत सारे, विन पाइथन, बहुत सारे पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन है, अलग अलग कॉन्सेप्ट में लिखे हुए हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जाइथन पे, तो मुझे एक दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस वेबसाइट का नाम है python.org। इसी तरह से एक और वेबसाइट है जिसका नाम है jaithon.org, JYTHON, jaithon.org। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आप यहाँ आ जाते हैं, होम, दिस जाइथन इज व्हाट? जाइथन इज ए न्यू, जाइथन इज अ जावा इम्प्लीमेंटेशन, जाइथन इज अ जावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। ठीक है। इसी तरह से जब आप यहाँ आते हैं आयरन पाइथन पे, तो वेबसाइट का नाम है ironpython.net। इस वेबसाइट से आप .net में लिखी हुई पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं, आयरन पाइथन और .net फ्रेमवर्क। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ जाती है कि हमारा पाइथन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो कभी कभी ये हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है, काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग सिचुएशन आ जाती है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फास्ट करने की वजह से शुरू से हम एडवांस एडिटर पे चले जाते हैं, जो कि ठीक है क्योंकि डेवलपर के लिए तो ये सही है। बट जहाँ पर इंटरव्यू की बात आती है वहाँ पर थोड़े से चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शुरू में हमें बहुत अच्छे से बेस फाउंडेशन बनाना चाहिए, उसके बाद फिर स्पीड अप लेना चाहिए। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि आपने कौन सी पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन सीखी हुई है, तो मैं आपको सी पाइथन सिखा रहा हूँ। इन सारी पाइथन में 90% कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, 10% कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ चलेंगे तो यहाँ नहीं चलेंगे। तो वो 10% जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो स्पेसिफिक हैं। आपको जब कहीं भी काम करना होगा तो बताया जाएगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट इसी के अंदर मिलेगा तो यही यूज करना है, दूसरा करना ही नहीं है। ठीक है, चलो अब अगला एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब आपसे कोई कहेगा कि हम पाइथन का कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं, तो आप उसे बताएंगे कि हम पाइथन का
3.9 वर्जन पढ़ रहे हैं। अब आप फिर फंस जाएंगे, क्योंकि आपसे वो पूछेगा कि पाइथन का वर्जन नहीं होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वर्जन होगा। यानी कि या तो सी पाइथन का वर्जन 3.9 है या जाइथन का वर्जन है। और ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इन सब का जो वर्जन है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जो सी पाइथन का वर्जन है वही जाइथन का है, जो इसका है वो इसका नहीं। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वेबसाइट पर 3.9, तो बाय डिफॉल्ट ये जो वर्जन है 3.9 जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो हमारा किसका वर्जन है? ये सी पाइथन का वर्जन है। दिस इज द वर्जन ऑफ सी पाइथन, ना कि जितनी पाइथन है सबका। अब अगर आप यहाँ जाएंगे, मान लीजिए जाइथन पर जाते हैं और यहाँ पर डाउनलोड्स पे जाके देखते हैं, तो बता रहा है करंट वर्जन ऑफ जाइथन इज 2.7। यानी कि पाइथन की जो जावा इंप्लीमेंटेशन है, जिसको हम जाइथन कह रहे हैं, उसका लेटेस्ट वर्जन 3.9 नहीं है, उसका लेटेस्ट वर्जन 2.7 ही चल रहा है अभी हमारा। इसी तरह से डॉटनेट का अलग चल रहा होगा। डॉटनेट में जो पाइथन लिखी है उसका वर्जन अलग चल रहा है, ये 2.7 ही चल रही है अभी। और अभी ये हमारा रिलीज हुआ अप्रैल में, लास्ट अप्रैल 20 में। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम किस लैंग्वेज में लिखी हुई पाइथन को पढ़ रहे हैं, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो ये है और इसी की हम बात करते हैं। अब सपोज करिए हम वो हैं जिनको ये सारी बातें पता है कि ऐसा ऐसा कुछ होता है पाइथन के अंदर। सर शोभित सर, सॉरी टू लेट जॉइन द क्लास सर। बताइए, कुछ पूछना है? सर मैं ये बोल रहा था, सॉरी सर अभी ज्वाइन किया सर क्लास, सॉरी कोई सर। नहीं, चलिए। तो अब यहाँ पर ये आप हैं और ये कोई एक दूसरा पर्सन है। आपको सारी बातें पता है कि सी पाइथन क्या होती है, जाइथन क्या होती है, आयरन पाइथन क्या होती है, पाई पाइथन क्या होती है। इसे नहीं पता है सारी बातें, इसे बस यही पता है कि पाइथन होता है, बाकी चीज़ें पता ही नहीं क्या है। अब देखो, दो ऐसे इंसान जिसको नहीं पता है ये सारी बातें, तो इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ना इसे कुछ आता ना इसे कुछ आता है, दोनों सेम लेवल पर हैं। कुछ नहीं आता है का मतलब ये नहीं है कि दोनों बेकार हैं, कुछ नहीं आता का मतलब यहाँ पर है कि दोनों सेम लेवल पर। तो इसकी सारी बातें इसको समझ में आएंगी उसी तरह से जिस तरह से इसकी सारी बातें इसको समझ में आ रही थी। ठीक है, लेकिन अगर ये इंसान एक इस इंसान के साथ बात करेगा तो फिर यहाँ पर जो इंसान है उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो सारी बातें जानता है। तो अब कैसे कम्युनिकेशन करेगा इसके साथ? आज तक आपके साथ यही हो रहा था, इवन लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ यही करा था। ठीक है, तो फिर हम बाय डिफॉल्ट क्या मान रहे हैं? हम मानेंगे सी पाइथन, क्योंकि जब सामने वाला बता ही नहीं रहा है या वो जानता ही नहीं सारी बातों को, तो आपको क्या मान के चलना है कि अगर ये कुछ नहीं बता रहा है तो इसको मतलब कि ये सी पाइथन की बात कर रहा होगा। और बाय डिफॉल्ट ये python.org वेबसाइट पे गया होगा, वहां पर जो पाइथन डाउनलोड का ऑप्शन ऊपर से दिख जाता है 3.9 वाला, वही डाउनलोड करके ले आया होगा। तो यही हमारा क्या है? सी पाइथन होता है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट का मतलब यह है जब किसी के बारे में ना बताया जाए। एक टर्म होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जिसके बारे में बताया जाए। ठीक है, इम्प्लिसिट जिसके बारे में ना बताया जाए और आपको अंडरस्टूड रखना है कि भाई अच्छा ये चीज ये होती है। तो इसलिए सी पाइथन को क्या बताया गया है? ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं नोट बना के लिख देता हूँ। When we say latest version of Python is 3.9, it means it is the version of C. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा रह गया था जो मैंने आज पूरा कर दिया। एक और पॉइंट जो पूछा गया था उसको भी मैं पूरा करता हूँ, तभी क्लास आगे बढ़ाएंगे हम। वो ये कि
क्या हमारा पाइथन का कोड कंपाइल होता है? क्योंकि हमें ऐसा बताया गया है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है का मतलब क्या है, इसको समझते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न है कि सर सी कंपाइल होती है, जावा कंपाइल होती है, पाइथन कंपाइल नहीं होती। देखते हैं इस पॉइंट में हम कितना समझ सकते हैं, कितना डेप्थ में जा सकते हैं। देखिए, ये हैं हम और आप लोग, जिनका काम है प्रोग्राम को लिखना, कोड को लिखना। हम यहाँ पर कोड लिखेंगे, ठीक है। और ये हैं वो जिनका काम है जो आपने लिखा है उसका एग्जीक्यूशन करना, दैट इज ऑटोमेशन कर देना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। जब हम कहते हैं हमारे लैपटॉप ने ये काम कर दिया, तो हमारे लैपटॉप में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें जो सीपीयू कंपोनेंट है ये बेसिकली ब्रेन की तरह है ना, प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल यही है। तो हम जो कोड यहाँ पर लिख रहे हैं वो कोड और ये जो सीपीयू है, इनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? सीपीयू को जो भी बात समझानी है, देखो सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, थोड़ा ध्यान से समझिए। एक बार समझ लेंगे तो दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी कभी इस पॉइंट को समझने की। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब जिसमें करंट हो, जिसमें सिग्नल्स हों, यही तो मतलब है इसका। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका मतलब उसके अंदर सिग्नल्स हैं, उसके अंदर करंट है, ठीक। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करेंगे तो उसमें सिग्नल होते हैं, और हमें पता है कि जो सिग्नल होते हैं वो दो ही फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव सिग्नल और एक होता है नेगेटिव सिग्नल, या इसको जीरो भी कह सकते हैं और इसको वन भी कह सकते हैं। तो प्लस सिग्नल को वन कहा जाता है और नेगेटिव सिग्नल को जीरो कहा जाता है। तो अगर मैंने लिखा हेलो, तो हेलो को आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक मेरा सीपीयू समझ ही नहीं पाएगा आपने क्या बोला। यानी कि आपको इसे किस में बनवाना होगा? जीरो वन में बनाना होगा, ठीक है। अब इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सीपीयू की जो लैंग्वेज है दैट इज 010101, और इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी, बाइनरी लैंग्वेज। तो कोई आपसे पूछता है बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जिसमें दो ही हमारे सिग्नल होते हैं, एक ऑफ एक ऑन, यानी कि प्लस सिग्नल को ऑन सिग्नल भी कहते हैं और इसको ऑफ सिग्नल भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आपने जो भी लिखा है अभी तक, है ना, वो जीरो वन में अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो सीपीयू तो उसे नहीं चला पाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम और आप लोगों से ये कह दिया जाए कि कोड को जीरो वन में लिखना है, तो हमारी समझ में नहीं आएगा। इसको तो समझ में आ जाएगा सीपीयू को, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा हम लिख क्या रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया, और सॉल्यूशन कैसे निकाला गया इस प्रॉब्लम का? प्रोग्रामर यानी हम और आप लोगों से कहा गया कि आप अपना कोड उस लैंग्वेज में लिखिए जो आपको आती है। तो किसी ने कहा हिंदी में लिखेंगे, किसी ने कहा उर्दू में लिखेंगे, किसी ने बोला तमिल में लिखेंगे, कोई बोला नहीं हम तो चाइना में लिखेंगे, कोई बोला हम फ्रेंच में लिखेंगे। क्योंकि देखो कंप्यूटर साइंस इंडिया में नहीं है, कंप्यूटर साइंस यूएस के अंदर नहीं है, जापान के अंदर नहीं है, चाइना के अंदर नहीं है, कंप्यूटर साइंस तो वर्ल्ड वाइड है। अब ये जो प्रोग्रामर है किसी भी कंट्री का हो सकता है। अगर ये कहेगा मैं हिंदी में लिखूंगा, और हिंदी में लिखा कोड अगर जापान वाले के पास जाएगा उसे कुछ समझ में आएगा नहीं। अगर जापान वाला बोलेगा मैं लिखूंगा जापानीज में, और वो चाइना वाले के पास कभी गया कोड तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो करें क्या? तो यहां पर फिर उस लैंग्वेज को देखा गया जो ज्यादा कंट्री में बोली जाती है या ज्यादा जगह लिखी जाती है और जो एक दूसरे को समझ में भी आ जाए। तो उसका आंसर आप जानते हैं, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट अगर आप यूज करेंगे
तो ये वो स्टेटमेंट हैं जो किसी भी कंट्री के प्रोग्रामर को रीडेबल हो जाएंगे, थोड़ा एफर्ट लगाएगा पढ़ लेगा, ठीक है। तो अब डिसाइड करा गया कि प्रोग्रामर इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट लिखेगा, जैसे प्रिंट लिखेगा। ऐसा नहीं लिखेगा कि प्रिंट की जगह पर प्रिंट का क्या लिखे, 01 लिखे। अगर मैं प्रिंट को 01 में लिखूंगा तो लिख भी नहीं पाऊंगा, हर कोई कोडिंग कर भी नहीं पाएगा। तो ये नहीं लिखना है आपने इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स लिखने, और ये लैंग्वेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कराया। हर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट को सपोर्ट कराती है प्रोग्रामर से, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आपने लिख दिया ABCD 1 2 3 4 प्लस माइनस कॉमा का यूज करके एक प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो किया लिखने का। भाई अगर आप इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट देंगे तो ग्रामर इंग्लिश की लगाएंगे, जैसे दिस इज ए पाइथन क्लास, तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन ग्रामर भी किसकी फॉलो करी है हमने, इंग्लिश की करी है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई कहीं उठा के लगा दो, पाइथन यहाँ लगा दो, दिस बाद में लगा दो, ए पहले लगा दो, इस बाद में लगा दो, मेहनत उतनी लगेगी, लेकिन क्या गलत हो गया, ग्रामर। ग्रामर को क्या बोलते हैं यहाँ पर, सिंटैक्स। तो जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो भले ही वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगी, लेकिन ग्रामर उसकी अपनी होगी कि कैसे लिखना है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपने कोई बैरल बनाना है तो आप लिखेंगे बैरल का नाम इक्वल टू उसकी वैल्यू। अब आप बोले नहीं मैं तो पहले वैल्यू लिखूंगा उसके बाद इक्वल टू लगाऊंगा फिर इतना लिखूंगा, मेहनत उतनी है, उतनी की टाइप करनी पड़ेगी आपको, लेकिन ये गलत है। जब आप ये लिखेंगे तो ये गलत है, सिंटैक्स गलत यूज कर रहे हैं, ग्रामर गलत है, ठीक है। तो मोस्टली लैंग्वेजेस इस ग्रामर को फॉलो करती हैं वेरिएबल को लिखना के लिए, ठीक है। तो अब जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट फॉलो कर रही हैं, उन्हें बोल रहा है हाई लेवल लैंग्वेज, और हर हाई लेवल लैंग्वेज की अपनी एक सिंटैक्स होगा, कैसे स्टेटमेंट को लिखा जाता है, ठीक है। चलो अब जब ये कोड सीपीयू के पास गया तो सीपीयू ने मना कर दिया कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपने अपने फायदे के लिए इंग्लिश में लिख लिया बट मेरी समझ में नहीं आएगा। बीच में एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम है ट्रांसलेटर, इसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। और ये जो ट्रांसलेटर है, इस ट्रांसलेटर को हमने अपना हाई लेवल कोड दिया और इस ट्रांसलेटर ने उस हाई लेवल कोड को सीपीयू को पास कर दिया। इस ट्रांसलेटर को दो जगह से हम लोग जानते हैं, जो हम जानते हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो सीखना है। एक है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। कुछ लैंग्वेजेस इसका यूज करती हैं, कुछ लैंग्वेजेस इसका यूज करती हैं, और कुछ लैंग्वेजेस दोनों का यूज करती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके लिखे कोड को 01 में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर यूज करती हैं, वो ट्रांसलेटर कंपाइलर कहलाता है। कंपाइलर एक हार्डवेयर नहीं, कोई चिप नहीं है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। कुछ लैंग्वेजेस इसी काम को करने के लिए इंटरप्रेटर यूज करती हैं, कुछ लैंग्वेजेस दोनों यूज करती हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझना आसान हो जाएगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कहना है हम सिर्फ इसी को फॉलो करते हैं, सी, सी प्लस प्लस। ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने जो लिखा सी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, कंपाइलर को दीजिए, कंपाइलर उसका मशीन कोड बनाकर सीपीयू को दे देगा। इंटरप्रेटर पे काम करने वाली लैंग्वेजेस पीएचपी लैंग्वेज है, उसके बाद आपका HTML लैंग्वेज है, और अगर मैं यहाँ पर पाइथन लिख देता हूँ तो थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि पाइथन पूरी तरह से इंटरप्रेटेड नहीं है, ठीक है। PHP, HTML, these are the languages that are
purely interpreted. Now, when I say Java, when I use the word .NET, and when I use the word Python, so basically ये जो तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो मार्केट में पॉपुलर थी और ये आज की डेट में है, इन तीनों लैंग्वेज ने दोनों को यूज करा है, कंपाइलर का भी यूज करा है और इंटरप्रेटर का भी यूज करा है। यानी कि जावा कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जावा में दो ट्रांसलेटर यूज होते हैं इस काम को करने के लिए। .NET में भी इस काम को करने के दो ट्रांसलेटर यूज होते हैं, पहला कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। पाइथन अगर हम सही बोलें तो दोनों यूज करती है, लेकिन आउटर लेवल पर हमसे एक बात छुपा ली गई है और हमें सिर्फ ये बताया गया है कि पाइथन में इंटरप्रेटर होता है, और अच्छे अच्छे ऑथर्स ने अपनी बुक में लिखा हुआ है और बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल, ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपको ये बात लिखी मिल जाएगी कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवन मैंने भी लास्ट क्लास में ये वर्ड यूज करा था, लेकिन मुझे पता है कि कब कौन सा पॉइंट आपको समझाना है। आज मैं आपको वही चीज की डिटेल में जा रहा हूँ, डेप्थ में लेकर जा रहा हूँ आपको। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि इंटरनली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कंपाइल होती है, उसके बाद इंटरप्रेटर का रोल आता है। तो फिर जावा .NET से पाइथन अलग कैसे है? अलग ऐसे है कि एज ए प्रोग्रामर, यदि मैं प्रोग्रामर हूं और मैं जावा लैंग्वेज का प्रोग्रामर हूं, तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पहले मैं कंपाइल करूंगा और मेरी ही हेडक है, मैं ही उसे इंटरप्रेट करूंगा, यानी कि दोनों सिरदर्द मेरे ही हैं, अगर मैं जावा का प्रोग्रामर हूं या .NET का प्रोग्रामर हूं। लेकिन अगर मैं पाइथन का प्रोग्रामर हूं तो मेरी हेडक को कम कर दिया गया है। पाइथन में मैं अपना कोड सिर्फ इंटरप्रेटर को देता हूं और इंटरप्रेटर अपने अंदर से उसे कंपाइल कर लेता है, यानी कि एज ए प्रोग्रामर मुझे ये रोल प्ले नहीं करना, कौन सा, कंपाइल करने वाला, बट इंटरनली पाइथन इज कंपाइल्ड। समझ पा रहे हैं पॉइंट? पाइथन कंपाइल होती है लेकिन इंटरनली होती है, हमें एज ए प्रोग्रामर पाइथन को कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। अगर हमें चीजें सीखनी है तो हम पाइथन को खुद से कंपाइल भी कर सकते हैं जावा के स्टाइल में। पहले कंपाइल करेंगे फिर रन करेंगे। कैसे करते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन उससे पहले इस चीज को समझना है, जो हम इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं वो है सी पाइथन। तो मैं सी पाइथन को ही समझा रहा हूं। हर पाइथन का इंटरनल आर्किटेक्चर अलग अलग है, जाइथन का अलग है, आयरन पाइथन का अलग है। मैं आपको सी पाइथन के अंदर क्या होता है वो सिखा रहा हूं। ये आपका सी पाइथन है, ठीक। ये आपका पाइथन कोड है जो आप लिखते हैं, जो आपने कभी लिखा, भले ही आपने इसे जुपिटर पे लिखा, आइडल पे लिखा, नोटपैड पे लिखा, कहीं भी लिखा, ये आपका पाइथन कोड है। और किसी भी तरीके से कोई बटन प्रेस करके, शिफ्ट एंटर करके, या किसी भी तरह से जब इस कोड को पाइथन इंटरप्रेटर में एंटर कराया जाता है तो सबसे पहले इस कोड की मुलाकात होती है कंपाइलर से। और ये जो कंपाइलर है इसका काम क्या है, क्यों है ये? ग्रामर चेक करना। अगर आपसे कहा गया है कि आप जब भी कोई वेरिएबल लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना है x = 10, और आपने लिख दिया 10 = x, ये आपने लिख दिया x 10 = क्योंकि आपके मन में यह है कि तीनों बार उतनी की प्रेस करी है मैंने, मेरी मेहनत उतनी लगी है, देखो ध्यान से, लेकिन तीनों में से एक सही है, दो गलत। तो ये कौन चेक करेगा? ग्रामर इसकी क्या है? तो इसकी ग्रामर है चेक करने का काम कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या चेक करता है? सिंटैक्स एरर चेक करता है, ग्रामेटिकल एरर को चेक करता है, ठीक है। अब अगर सिंटैक्स एरर आ गई तो वो आपको बता देगा और आगे का कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, आगे का कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा।
बट अगर मान लो मैंने सब सही लिखा है तो कोई एरर तो आएगी नहीं। तो कंपाइलर क्या करेगा, अगर आपने सब कुछ सही लिखा है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, तो आपके लिखे हुए इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट को एक दूसरे तरह के स्टेटमेंट में इनकोड कर देता है, यानी कि इनक्रिप्ट कर देता है, इनकोड कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। और उनको बोलते हैं यहाँ पर, ये जो कोड है इसे बोलेंगे हाई लेवल कोड। हाई लेवल मतलब ह्यूमन रिटेबल, इंग्लिश लाइक। कंपाइलर के पास जब ये जाता है तो कंपाइलर इसको इंटरमीडिएट बना देता है, इंटरमीडिएट कोड बना देता है, और उस इंटरमीडिएट कोड का फैंसी नाम होता है बाइट कोड। अभी दिखाऊंगा आपको बाइट कोड कैसा होता है देखने में। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कोड। क्यों बोल रहे हैं इंटरमीडिएट कोड, क्योंकि ये वो भी नहीं है जो हमारे सीपीयू को समझ में आ जाए, और ये वो भी नहीं है जो एज ए ह्यूमन आपको समझ में आ जाए, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा। ये वाला कोड आपको भी समझ में नहीं आएगा, ये वाला कोड सीपीयू को भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या है, ये इंटरमीडिएट कोड है, ठीक है, बीच का कोड है, ठीक। अब इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, यानी कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है, तभी सीपीयू समझ पाएगा। ऐसा करने के लिए एक और कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है पीवीएम। पीवीएम फुल फॉर्म है पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो देखो इसके नाम में वी लगा है, ये काल्पनिक है, वर्चुअल है। एम का मतलब मशीन, तो मशीन तो मतलब कोई हार्डवेयर होता है, लेकिन इसके पहले वी लगा है, वी एम, वर्चुअल मशीन, मतलब ये काल्पनिक मशीन है, हार्डवेयर नहीं है, लॉजिकल है, मतलब सॉफ्टवेयर ये है ना, पाइथन का कोई एक सॉफ्टवेयर है। ये पीवीएम क्या करता है, आपके कोड का क्या बना देता है, मशीन कोड बना देता है, यानी कि 0101 बना देता है, और 0101 बनाकर किसको दे दिया जाता है, सीपीयू को दे दिया। और जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये जो बाइट कोड बना था इसको डिलीट कर दिया जाता है ताकि मेमोरी खराब ना हो, ठीक है, ये हो गया डिलीट। ये ले देकर आपके पास ये बचा, और यहां से जो आउटपुट आया वो बचा, और जो ये वाला कोड है मशीन कोड, ये भी डिलीट हो गया, ये भी नहीं है मेरे पास। तो जब मैं प्रोग्राम रन कर लेता हूं तो मेरे सामने मेरा आउटपुट होता है। बैकएंड में दो नए कोड बने, एक बना मशीन कोड, डिलीट हो गया, नहीं रखा जाता। मशीन कोड से पहले बना हमारा बाइट कोड, डिलीट हो जाता है, नहीं रखते। और जो मैंने लिखा था वो तो है ही मेरे पास, ठीक है। तो जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं किसी भी एडिटर पे, चाहे वो आइडल एडिटर हो चाहे वो जुपिटर हो, इंटरनल वर्किंग यही होती है, ये हमसे छुपाई जाती है। और छुपाने का वजह होता है क्योंकि डेवलपर को इससे फर्क नहीं पड़ता, डेवलपर को आउटपुट देखने से फर्क पड़ता है। डेवलपर की लाइफ बड़ा अजीब होती है, वो ये कहता है कि मुझे जो काम दिया गया है वो काम होना चाहिए, कैसे हो रहा है उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो कॉपी पेस्ट कर रहा है गूगल से, कहीं से ला रहा है, किसी दोस्त से पूछ रहा है, किसी टीचर से पूछ रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि उसका आउटपुट आना चाहिए, हिट एंड ट्रायल से आए कैसे भी आए, ठीक है। इसलिए ज्यादातर डेवलपर इन सब बातों में नहीं पढ़ते कि पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो वो तभी कर पाएंगे जब आपको ये सारी चीजें पता होंगे। पता नहीं आप में से कौन कहाँ कब चला जाए, है ना, हो सकता है अभी कोई डेवलपर बने बट आने वाले टाइम पर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल पाए, वो निकल जाए रिसर्च की फील्ड में, ठीक है। अब सर हम्म सर ये कॉपी पेस्ट भी होता है क्या डेवलपमेंट में? जबरदस्त तरीके से 80% डेवलपर को अगर कुछ आना चाहिए तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी आना चाहिए। अगर किसी को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी में दिक्कत है तो वो कभी अच्छा डेवलपर बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, उसकी वजह बता देते हैं। अगर आप सारा कोड खुद से लिखेंगे, कंपनी आपको एक दिन की सैलरी दे रही है, कितना कोड बना लोगे बैठकर? और किसी ने बना रखा है गूगल पे कंट्रोल सी कंट्रोल में, कितना समय लगेगा? 2 मिनट लगेंगे। यानी कि सुबह बैठोगे लैपटॉप लेकर, शाम को जाओगे जब बंद करके
तो आप कॉपी पेस्ट करके कोड बना रहे हो तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। थिंग इज प्रोडक्टिविटी क्या है, आपको नॉलेज नहीं दिखानी है। आप जब डेवलपमेंट में जाते हैं आपकी नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है आपकी प्रोडक्टिविटी की। दोनों में बहुत डिफरेंस है, नॉलेज प्रोडक्टिविटी में बहुत डिफरेंस होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आपने फाइनल आउटपुट कितना ला दिया आज इतने समय में या इतने दिनों में, दैट इज प्रोडक्टिविटी। नॉलेज का मतलब है आप कितना जानते हैं चीज़ों के लिए, भले ही आपका रिजल्ट 0 है लेकिन आपके पास नॉलेज बहुत है। तो जो एम्प्लॉयर है, जो ओनर है कंपनी का जहां आप जॉब करोगे, वो क्या करेगा आपकी नॉलेज का, जिससे प्रोडक्ट नहीं बना, जिससे बिजनेस नहीं हुआ, जिससे पैसा नहीं आया, ऐसी नॉलेज का क्या करेगा वो। तो ऐसे बंदे भी किसी काम के नहीं होते हैं जिसमें नॉलेज ज़्यादा हो प्रोडक्टिविटी 0 हो। हमें बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि नया सीखने के लिए नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो आप नया नहीं सीख पाएंगे। जितना आपने कर लिया है, सीख लिया है, जिंदगी भर उसी में रहेंगे। तो वो भी आना चाहिए जिससे हम आगे सीख पाए। प्रोडक्टिविटी दिखानी है क्योंकि हमें इंक्रीमेंट भी लेना है, आगे भी बढ़ना है। तो उसके लिए फिर आपके लिए कंट्रोल सी कंट्रोल भी, गूगल पे कॉपी पेस्ट सर्च करना भी आना चाहिए। तो बैलेंस बना के चलना है, बैलेंस लाइफ जीनी है। बहरहाल अब ये सारी चीजें जो आपने बताई है होती हैं, क्या आप दिखा सकते हैं? क्या बाइट कोड बना के दिखा सकते हैं आप? क्या मशीन कोड बना हुआ दिखा सकते हैं आप? तो मशीन कोड तो हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है जिसको बोलते हैं ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई को हिंदी में बोलते हैं हवा में, जैसे कहते हैं हवा में बात करना, जमीन पर ना रुकना। तो ये सही वर्ड है इंग्लिश में भी, ऑन द फ्लाई। तो जब भी पाइथन में मशीन कोड बनता है ये ऑन द फ्लाई बनता है। इट मींस बनते ही सीपीयू को दे दिया जाता है और उसके बाद डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। बाइट कोड कैसा होता है देखने में, कहाँ बनता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, तो ऐसा करने के लिए मुझे आपको सबसे बेसिक एडिटर पर लेके जाना होगा, मतलब आइडल से भी नीचे जाना होगा। हम लोग आइडल को एक ठीक ठाक एडिटर मानते हैं, लेकिन अगर आपको ये सीखना है तो उससे भी नीचे के एडिटर पर जाना होगा, जो है जनरल एडिटर, डेट इज नोटपैड। चलते हैं, एक प्रोग्राम तो लिखेंगे, क्योंकि कम से कम सीख तो लें सारी चीज़ें। बैचेस में चलेंगे और 3 to 5 क्या करना है, नोटपैड खोलिए। सिंपल, मान लो मेरे में नोटपैड पहले से नहीं होता तो कैसे खोलेंगे, जहाँ पर जिस फोल्डर में आपको पाइथन का प्रोग्राम बनाना है उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, न्यू के बाद ऑप्शन आएगा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो विंडोज़ में ऐसे आएगा, लाइनेक्स मैकबुक में आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस लाइनेक्स मैकबुक में ज़्यादा नहीं है, ना के बराबर ही है। तो इस नोटपैड फाइल पे डबल क्लिक करेंगे और मैं सबसे पहला प्रोग्राम लिख देता हूँ जिसमें 0 एफर्ट लगते हैं। फ्रेम 0 एफर्ट वाला प्रोग्राम है, सिंपल हाई प्रिंट कर दिया, ठीक। अब क्या करना है, इसको मैनुअली मैं फाइल में जाऊंगा, सेव एज बटन आ रहा है, इस सेव एज बटन पे क्लिक करूंगा और इसका कोई नाम दे देता हूँ। मान लो इसका नाम दे दिया मैंने टेस्ट, एक्सटेंशन देंगे .py। क्या करा अभी तक, नोटपैड फाइल ओपन करी, उस पर सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है वो लिख दिया, उसको .py एक्सटेंशन से सेव कर दिया और सेव बटन पे क्लिक कर दिया। ये आपका टेस्ट प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया। अब इस पाइथन प्रोग्राम को अगर आप मैनुअली कंपाइल करना चाहते हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट से करना होगा। कैसे ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, कहाँ से आएगा कमांड प्रॉम्प्ट? तो जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने इस पाइथन फाइल को सेव किया है उसी डायरेक्टरी के एड्रेस बार में जाइए और उस एड्रेस बार में जाके टाइप कर दीजिए cmd। फिर से देख लीजिए क्या करना है, जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने प्रोग्राम को सेव किया है उस डायरेक्टरी के एड्रेस बार में जाएंगे और उस एड्रेस बार में जो पाथ लिखकर आएगा बाय डिफॉल्ट उसको डिलीट कर देंगे और cmd टाइप करेंगे।
फाइन। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर हम लिखेंगे पाइथन, पाइथन के बाद स्पेस देंगे, स्पेस देकर यहां लिखेंगे डैश एम, उसके बाद स्पेस देकर लिखेंगे py अंडरस्कोर कंपाइल, स्पेस देके लिखेंगे अपने फाइल का नाम जो अभी आपने बनाई है, टेस्ट डॉट py। जब आप एंटर करेंगे तो इंटरनली जो बाइट कोड बनता है वो जनरेट हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं एक बार, पहली बार और आखिरी बार देख लेते हैं, दोबारा इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। कहाँ बना, एक ऑटोमेटिक डायरेक्टरी बनी होगी जिसका नाम डबल अंडरस्कोर पाई कैचे डबल अंडरस्कोर होता है, ठीक है। उस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे और लिखेंगे, ये बनी, देखो कहीं बनी डायरेक्टरी, ये बनी डबल अंडरस्कोर पाई कैचे, क्योंकि जो बाइट कोड फाइल है वो कैचे फाइल है, कैचे मतलब कैचे या कैशे जो चाहे वो प्रोनाउंस आप कर सकते हैं। ये है, अब दिख रहा है सी पाइथन, ये कंपाइल्ड पाइथन फाइल। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन करके दिखाऊं नोटपैड में तो कुछ अजीब सी नजर आ रहा है। एज ए ह्यूमन, एज ए प्रोग्रामर क्या हम पढ़ पा रहे हैं, क्या मतलब है इसका? देखो एक एक लेटर पढ़ना सही है, ई बनाए, ये डी बनाए, ये कुछ बॉक्स सा बनाए, थिंग इज इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, मीनिंग पता कर पा रहे हैं क्या ये कहना चाह रहा है? नहीं। क्या सीपीयू को हम ये दे दें तो वो समझ जाएगा कि ये क्या है? हमने कहा नहीं, सीपीयू को तो 0 1 चाहिए। तो एज ए प्रोग्रामर आप भी नहीं जानते क्या लिखा है, सीपीयू को भी नहीं पता क्या लिखा है, तो ये इंटरमीडिएट कोड है। और इस इंटरमीडिएट कोड का जो फैंसी नाम है वो क्या बोलते हैं? बाइट कोड, यानी कि ये बाइट कोड है, ये जो दिख रहा है ना ये बाइट कोड है, ठीक है। अब ये जो बाइट कोड है ये हमारा कंपाइल्ड पाइथन फाइल कहलाती है। बाय डिफॉल्ट ये सेव होती है .pyc नाम की फाइल में, .pyc। अब क्वेश्चन आता है कि सर इस फाइल को क्या रन किया जा सकता है? आंसर इज यस। इस फाइल को रन करने के लिए मुझे अब pvm कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे काम करेगा pvm कंपोनेंट? जिस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल बनी है पाई कैचे वाली, उसी डायरेक्टरी में एड्रेस बार में जाएंगे फिर से, और जो भी एड्रेस बार पर लिखा है उसको डिलीट कर दीजिए और टाइप करेंगे cmd फिर से, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे पाइथन स्पेस फाइल का नाम test.cpython-39.py और एंटर करेंगे तो चल जाएगी। अब अगर आप सीधे सीधे .py फाइल को रन करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ये, एंटर करेंगे तब भी आउटपुट आएगा। यहां पे देखो तो आप रन करा रहे हैं कंपाइल वाली फाइल, तो भी चल रही है, ये देखो आउटपुट आ रहा है। और यहां देखो तो आप कंपाइल नहीं कर रहे हैं, आप सीधे इसी को रन करा दे रहे हैं, तो सीधे कैसे रन हो रही है भाई? इंटरनली कंपाइल हो रही है, और कंपाइल होने के बाद जो कोड बन रहा है वो डिलीट हो जा रहा है, उसके बाद फिर मशीन कोड बनकर आउटपुट आ रहा है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वो ये कि अगर मैं इस तरह से कोड को रन कराऊंगा तो जो आउटपुट आ रहा है वो मेरे सामने है, और इस तरह से रन करा रहा हूं तो भी आउटपुट जो आ रहा है वो मेरे सामने आ रहा है। किस अप्रोच में एग्जीक्यूशन थोड़ा सा फास्ट होगा? किस अप्रोच में एग्जीक्यूशन फास्ट होगा? इसको रन कराने से परफॉर्मेंस फास्ट होगी, एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा आएगा, या फिर इस तरह से रन कराने में जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो हमारा ज़्यादा आएगा?
तो हमें कौन सा पकड़ना है, जिससे कम आएगा, ज्यादा वाले को नहीं जाना है, ये सेकंड वाला। और ये। बताइए, मान लेते हैं इस तरह से जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो T1 समय लगता है आउटपुट आने का। T1 बहुत छोटा समय होगा, 1 सेकंड का भी 100वां हिस्सा हो सकता है। और जब इससे चलाते हैं तो मान लीजिए T2 टाइम लगेगा। हाँ, अब बताइए कि कौन सी अप्रोच में कम समय लगेगा। सब लोग अपने अपने ओपिनियन दीजिए, सही हो गलत तो फर्क नहीं पड़ता। यह शोभित बताइए। सेकंड वाला सर। सेकंड वाले में समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। T2 वाले में समय कम लगेगा। किसने आंसर दिया, अमित ने शोभित ने? नहीं सर, इधर P1 ये सेकंड वाला सर, इधर। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप कौन, अमित बोल रहे हैं या शोभित बोल रहे हैं? सर अमित बोल रहा हूँ। अमित। ज्योति आप बताइए। सर मुझे लगता है T1 में समय कम लगेगा। T1 में समय कम लगेगा। सचिन आपका कोई ओपिनियन? सर T1 में कम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी वो वर्चुअल मशीन में होगा तो उसको टाइम कम लगेगा। इसमें उसको 2 स्टेप चलने पड़ेंगे T2 वाले में, इसमें T1 में 1 में ही हो जाएगा। ठीक है, वो इंटरनली काम कर लेगा। शोभित आपका क्या ओपिनियन है इसमें? मुझे लगता है शोभित लॉग इन करके स्वयं चले गए। चलो कोई नहीं। हाँ जी, तो फिर से समझते नहीं हैं। सर, लॉगिन करके नहीं गया सर, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था सर। ये अनम्यूट नहीं हो रहा था। चलिए बताइए क्या सर, ओपिनियन। आप दोबारा सर एक बार दोबारा पूछना सर, ये क्वेश्चन सर। क्वेश्चन ये था कि अगर मैं कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनती है यस PYC सर। को रन कराऊं या डायरेक्ट जो मैं फाइल बनाता हूं वो फाइल रन कराऊं, तो किसमें समय कम लगेगा? सर PY में कम लगेगा सर समय। मतलब इस वाली अप्रोच में समय कम लग रहा है, यस सर। T2 वाले में समय ज्यादा लग रहा है। चलो ठीक है, यस सर। समझते हैं, एक बार देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर आप कस्टमर बनकर जा रहे हैं डाइनिंग के लिए या लंच के लिए, कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने इसको ऑर्डर दिया कि शाही पनीर ले आओ और नान ले आओ, बटर नान ले आओ, और आपने इससे जरूर पूछा होगा कितना समय लगेगा। सीधी सी बात है। तो इसने कह दिया सर बस 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो अब भाई अंदर जब किचन में जाएंगे तो वहां पर 5 मिनट में कैसे काम करा जाए? रॉ मटेरियल पहले से तैयार होगा, यानी कि जो पनीर है, चीज़ है, उसके स्लाइसेस पहले ही कर रखे होंगे, ग्रेवी पहले ही बनाकर रख ली है उन्होंने, ग्रेवी को बनाकर पहले ही रख लिया है, ठीक है। और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं रॉ मटेरियल में वो सब पहले से तैयार है, ठीक है। जैसे ही आपका ऑर्डर आया सिर्फ क्या करना है, फ्राई करना है, फ्राई करके फटाफट से आपको दे दिया। अब एक दूसरा रेस्टोरेंट है, वो ये कह रहा है आप आएंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, ग्रेवी बनाएंगे, तभी हम स्लाइसिंग करेंगे पनीर की, कैप्सिकम तभी हम स्लाइस करेंगे, उसके बाद फ्राई तो करना ही है, फ्राई भी करेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस अप्रोच में अगर आप जाएंगे तो इस वाली अप्रोच में आपको समय ज़्यादा लगेगा, सर्व करने में, कस्टमर को सर्विस देने में समय ज़्यादा लगेगा, टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। इस वाली अप्रोच में टाइम कम लगेगा। क्यों लग रहा है कम टाइम? क्योंकि आपने आधा काम पहले ही करके रख लिया। यहाँ पर क्या है, सारा काम आप पहले ही कर रहे हैं, मतलब प्रिपेयर करना रॉ मटेरियल और फिर उसको फ्राई करना, 2 काम है। कस्टमर के आने पर ही आप रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं और उसको फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पर सेम एनालॉजी आप देखेंगे, ये मेरा पाइथन कोड है,
जो मैंने लिखा था, ठीक है। मैंने इसको कंपाइल नहीं कराया, मैंने इंटरप्रेटर्स का रन कराओ उसे। अब जब मैं इससे कहूंगा रन करवाओ, तो पहले क्या होगा, ये कंपाइल होगा, कंपाइल तो होगा ही इंटरनली। कंपाइल होने के बाद फिर पीवीएम से क्या बनेगा, इसका मशीन कोड बनेगा, जो मशीन कोड बनता है वो बनेगा, और मशीन कोड फिर किसको दिया जाएगा, सीपीयू को दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं इस कोड को, ध्यान देना इस बार, इस वाली अप्रोच में अगर मैं फिर से यहां लिख दूं ये लाइन पाइथन test.py, तो क्या हमारा दोबारा कंपाइलेशन होगा या नहीं होगा इस अप्रोच में? हम .py फाइल जो हम बनाते हैं प्रोग्राम, वो रन करने को दे रहे हैं, तो क्या इंटरप्रेटर दोबारा जब वही फाइल मिलेगी तो उसको दोबारा से कंपाइल करेगा या नहीं? हाँ जी अमित। सर थोड़ा सा फिर से बताइए सर अभी। करेगा, ठीक है। जितनी बार आप अपना पाइथन फाइल रन करने को देंगे इंटरप्रेटर के लिए इस वाली अप्रोच में, उतनी बार पहले कंपाइल करेगा फिर रन करेगा। अगर एक ही फाइल 10 बार रन कराऊंगा तो 10 बार कंपाइल हो रही है, 10 बार रन हो रही है। लेकिन अगर मैं इस वाली अप्रोच में पहले कंपाइल करके रख लूं, एक बार अगर मैं कंपाइल करके रख लूं इस तरह से, ये मैंने कंपाइल करके फाइल को रख लिया, ठीक है, और फाइल आगे कौन सी बनकर, ये वाली। अब इस फाइल को मैं जितनी बार रन कराऊंगा सिर्फ क्या चलेगा, हमारा मशीन कोड जनरेट होने वाला जो पार्ट होता है सिर्फ उतना ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बार बार कंपाइल नहीं होगा। तो इन शॉर्ट जो इस पूरी कहानी का कंक्लूजन है वो ये है कि कंपाइल करने से पहले से कंपाइल करके रख लीजिए, उसके बाद इस कोड को बार बार रन कराइए तो आपका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। और अगर आप बार बार इस फाइल को रन कराएंगे जो ये वाली फाइल है तो आपका एग्जीक्यूशन स्लो होगा। अपने वाले आइडल में आ जाओ। जब हम आइडल के थ्रू कोड को रन करते हैं तो हर बार कोड पहले कंपाइल होता है और हर बार रन होता है। अगर मैं इसको रन पे जाकर रन मॉड्यूल कर रहा हूँ, आपका तो आउटपुट आपके पास आ गया, बैकएंड में पहले कोड कंपाइल हुआ फिर रन हुआ। जितनी बार आप रन कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ रन का बटन, बट पीछे कंपाइल भी हो रहा है। आप जुपिटर पे जितनी बार शिफ्ट एंटर करते हैं उतनी बार कोड कंपाइल होता है और रन होता है। इसका मतलब क्या है कि हम जब सीख रहे होते हैं तो हम अपनी हेडेक बचा रहे होते हैं कि कौन करे कंपाइल अलग से, सीधा सीधा एक बटन आया क्लिक कर दिया और हो गया। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में जाके कोड को क्लाइंट के लिए देंगे तो हम उसे कंपाइल करके ही देते हैं, उसे ये कोड नहीं देंगे। हम अपना कोड क्यों दिखाएं क्लाइंट के लिए, हमने क्या लिखा है, वरना वो 4 लाइन अपनी तरफ से ऐड करेगा और कह देगा मैंने बनाया ये, तो हम अपना कोड क्यों दें उसे, है ना। तो हमेशा क्लाइंट को जब कोड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो कंपाइल कोड ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फाइन, चलिए। तो ये कुछ चीजें इंटरनली थी जो लास्ट क्लास में शायद किसी ने पूछा था, जिसका आंसर मैंने दे दिया। चलो वापस आते हैं जहां से हम थे, वहीं से शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट चल रहा था मेरा वेरिएबल वाला, एक बार जो प्रोग्राम है उसको देख लेते हैं। अमित आई होप आपका क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे लास्ट क्लास में उसका आंसर मिल गया होगा। यही पूछ रहे थे ना आप, कोड कैसे कंपाइल होता है पाइथन में। यस सर। फाइन, इन्हीं का क्वेश्चन था, पाइथन कंपाइल कैसे होती है। तो डेवलपर के लिए बोरिंग क्वेश्चन है, बट अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था वेरिएबल का। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं उसको फटाफट से देखते हैं। मैंने यहां पर ये ना लिखकर ये लिख दिया और ये सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप बोलें सर लिखना ही तो है, चलो ऐसे लिख देते हैं x10 इक्वल, सब कुछ तो लिखा ही है लेकिन पाइथन की ग्रामर फॉलो नहीं करी आपने।
क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स गलत है, ठीक है। अब आप बोलेंगे नहीं मैं ऐसे लिखूंगा 10 इक्वल टू एक्स, ये भी गलत है। यानी कि आपको सिंटैक्स आने चाहिए तभी चलेंगे ना, जब तक सिंटैक्स नहीं आएंगे तब तक आप कोड नहीं बना पाएंगे। भाई ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, किसी भी लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं, अगर मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ तो हिंदी के बारे में पता होना चाहिए, या अगर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ तो इंग्लिश की ग्रामर आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज सीखना तो उसकी ग्रामर होती है, वो आपको आनी ही चाहिए। कंपाइलर का काम वही होता है कि ग्रामर को चेक करना, सिंटैक्स को चेक करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथन में अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगा देंगे तो क्या ये एरर आएगी? अगर हम प्रिंट के बाद सेमीकोलन लगा दें तो क्या ये एरर आएगी? प्रोग्राम रन हो जाएगा शायद, मतलब एरर नहीं आएगी ना? नहीं आएगी। ठीक है, ये मेरी गलती है, यहाँ पर एक्स नहीं लिखना है, मुझे हेलो लिखना है, मतलब आपका आंसर सही था, ठीक है। नाउ इंटरव्यू क्वेश्चन, अगर हम किसी भी स्टेटमेंट के आगे टर्मिनेशन नहीं लगाते हैं या लगा देते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है और किस सिचुएशन में हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी। When we are forced to terminate this statement explicitly, when we want to write more than one statement in the same line, दो वर्ड, इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। पहला वर्ड है स्टेटमेंट, दूसरा वर्ड है लाइन। काफी लोगों को इन दोनों वर्ड में पता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है कि स्टेटमेंट क्या है और लाइन क्या है। स्टेटमेंट वो होता है जो सेंटेंस होता है इंग्लिश में। अगर मैं लिखूं यहाँ पर दिस इज ए पाइथन क्लास, एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इस सेंटेंस में कहीं वर्ब है, कहीं हमारा नाउन है, कहीं एडजेक्टिव है, कहीं प्रोनाउन है, और मिलकर बन गया सेंटेंस, ठीक है। उसी तरह से इस सेंटेंस के बाद अगर मैं एक सेंटेंस और लिख दूं, पाइथन वाज डेवलप्ड बाय यूडो वैन रॉसन। अब ये समझ नहीं आ रहा यार, ये एक वर्ड है दो वर्ड है, हम जानते हैं तो हम समझ लेंगे कि भाई यहां तक का एक है और इसके आगे का दूसरा है, लेकिन जो पहली बार इस सेंटेंस, अब ये पूरा एक सेंटेंस ही है या दो सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस है। जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा इस चीज को वो बोलेगा एक ही बात है, और वो गूगल पे जाकर सर्च करेगा कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है क्लास पाइथन का, कोई नया वर्ड आ गया क्या डिक्शनरी के अंदर, जब कोई गलती हमारी है, क्योंकि ये दो अलग सेंटेंसेस हैं। तो दो अलग सेंटेंसेस को अगर आप ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखेंगे तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई जानता है दिस इज अ पाइथन क्लास, पाइथन वाज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रॉसन, ठीक है। अब सोचिए यहाँ पर लाइन दो हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इस लाइन पर एक सेंटेंस है, दूसरी लाइन पर दूसरा सेंटेंस है, ये इंग्लिश है। अगर मैं एक ही लाइन, अब लाइन एक ही है, एक लाइन पर दो सेंटेंस लिखना चाहता हूं तो क्या करूं? फुल स्टॉप, हिंदी में विराम। क्या करना है? सेंटेंस को टर्मिनेट, इसे बोलते हैं सेंटेंस टर्मिनेशन। ये एक सेंटेंस मेरा टर्मिनेट हो गया और अब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, ठीक है। इंग्लिश की कहानी है ये, अब आपको शायद समझ में आ गई होगी। एक लाइन पर दो स्टेटमेंट अगर मैं लिखूंगा तो ये बताओ ये एक ही बात है या अलग अलग बात है? हमने कहा देखो हमें देख के तो लग रहा है ये एक है और ये दूसरा हिस्सा है, लेकिन ये बात पाइथन इंटरप्रेटर को कैसे बताओगे, उसके अंदर जो कंपाइलर से कैसे बताओगे कि भाई यहाँ तक का एक स्टेटमेंट है जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते समय सेंटेंस कहते हैं,
उसी को पाइथन लैंग्वेज पढ़ते समय या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते समय स्टेटमेंट कहते हैं. स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू सेंटेंस. फुल स्टॉप इज सिमिलर टू सेमीकोलन. यहाँ पर स्टेटमेंट को टर्मिनेट कैसे करें? फुल स्टॉप लगाकर. फुल स्टॉप तो इंग्लिश में चलता है ना, विराम चलता है हिंदी में, लेकिन यहाँ क्या चलेगा? स्टेटमेंट टर्मिनेशन. दिस इज व्हाट? दिस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दिस इज नॉट नेचुरल लैंग्वेज. फाइन. सो अब ये हमें लगाना ही पड़ेगा. अगर मैं ना लगाऊं तो फिर तैयार रहो एरर के लिए. इनवैलिड सिंटैक्स. एक लाइन में एक स्टेटमेंट, यहां तक तो पाइथन संभाल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एक लाइन में एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपको ही संभालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कहां पर पहला खत्म हुआ, कहां पर दूसरा शुरू हो रहा है. बताइए कैसे बताएंगे? स्टेटमेंट टर्मिनेशन लगा के ही बताएंगे. बिगिनिंग लेवल पर अगर आप पाइथन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं एज ए फ्रेशर, क्योंकि एक्सपीरियंस लेवल पर तो ये नहीं पूछा जाता, बहुत सारी चीजें पूछने को हैं एक्सपीरियंस लेवल पर, बट एज बिगिनर अगर आप जाते हैं इंटरव्यू देने पाइथन के, तो इससे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, कि व्हेन टू यूज स्टेटमेंट टर्मिनेशन. सो यू विल रिप्लाई कि अगर हम सिंगल लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो हम हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे ही करेंगे, एक्सेप्ट लास्ट स्टेटमेंट. लास्ट स्टेटमेंट इसके आगे कुछ नहीं है तो ये ऑटोमेटिक टर्मिनेट माना जाएगा. अगर आप चाहें तो यहां भी लगा सकते हैं, मना थोड़ी है. लेकिन लास्ट वाले पे तो ऑप्शनल है, क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं. अगर मैं इसके आगे फिर से कुछ लिख दूं तो हमने कहा फिर गलत हो जाएगा. इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं लिखूं x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, z इक्वल टू x प्लस वाई, प्रिंट z, तो इस कोड में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन रीडेबिलिटी नहीं है. अजीब लग रहा है बड़ा देखने में, है ना, बड़ा अजीब. इतनी आसान लैंग्वेज है और बड़ा अजीब सा लगेगा देखने वाले को. अब यही चीज अगर मैं ऐसे लिख दूं तो देखो आंखों को भी अच्छा लग रहा है, ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा आंखों पे, ब्रेन पे, और रीडेबिलिटी बड़ा आसान हो गई. हर कोई पढ़ लेगा क्या कहना चाह रहे हो आप. लेकिन इंटरव्यूअर को तो ऐसे ही चाहिए ना कुछ पूछने के लिए जो ना बता पाए आप, लेकिन आपको सारी चीजें आनी चाहिए. फिलहाल आगे बढ़ते हैं. नाउ इफ आई नीड टू इनिशियलाइज, बताओ भाई अमित क्या पूछना चाहते हो? सर ये कह रहा था कि जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा है सब तैयारी होगा ना, सब बाद में आप लोग बताएंगे ना क्या क्या पूछा हर है. टॉपिक में बताता चलूंगा. अभी तो हम बहुत बिगिनिंग लेवल पर हैं, अभी इतने सारे क्वेश्चन हो गए. कंपाइल वाला क्वेश्चन में इंटरव्यू वाला था, ये भी इंटरव्यू था. बाकी जो जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे हर टॉपिक पर इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे. हाँ? बाकी मेरे पास इंटरव्यू क्वेश्चन की लिस्ट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा. हाँ यस. फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इन पाइथन if I need to initialize multiple variables in a same line, how we can initialize it? Suppose I need to initialize two variables x and y in the same line, x equal to 10, and if I write y equal to 20, it is not a correct statement. You will get error. You cannot put comma. If you write comma, you will get error. So what you will do, you will either put a semicolon like this, and now you can print the value of x and y. Now if someone asks you, is it possible to initialize multiple variables in a single statement? ध्यान से सुनना क्वेश्चन, लाइन नहीं बोला मैंने इस बार. मैंने बोला is it possible to initialize multiple variables in a same statement or in a single statement? तो आपको सीखना होगा, क्योंकि इसका आंसर यस है, हम ऐसा कर सकते हैं. कैसे करेंगे देखते हैं. तो यहां लिखेंगे फर्स्ट वेरिएबल कॉमा सेकंड वेरिएबल इक्वल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल कॉमा इनिशियल वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल. सो दिस इज द सिंटैक्स. आप बोलेंगे सर ये तो हम आता ही नहीं था. तो पाइथन में जो भी सिंटैक्स है किसी को नहीं आता है, ना मुझे आता है ना आपको आता है. पहली बार हमें सीखना ही पड़ता है. तो मैंने भी कहीं सीखा होगा, आप मुझसे सीख रहे हैं. पहली बार जो भी पढ़ेगा उसको सीखना ही पड़ेगा. सिंटैक्स तो सीखने हैं प्रोग्रामिंग के अंदर.
that is 10, 20. So in the same way, I can initialize multiple variables in a same statement, like x, y, z equal to 10, 20, 30. Now make sure कि left hand side और right hand side में same number of variables and values होनी चाहिए. Suppose on left hand, this is left hand side, this is right hand side. ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 वेरिएबल बना रहा हूं और राइट हैंड साइड में 3 कर दिए तो एरर के लिए तैयार रहिए. टू मैनी वैल्यूज, यानी आपकी जो वैल्यूज हैं 3 है, यहाँ पर वेरिएबल 2 ही है. और अगर आपने वेरिएबल ज्यादा कर दिए, वैल्यू कम कर दी, बोलेगा नॉट अनफ वैल्यूज, पर्याप्त वैल्यू नहीं है, पहले ज्यादा दे दी, इस बार ज्यादा दे दी आपने, कम दे दी. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरिएबल में आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वैल्यूज का ध्यान रखना है. ठीक, अब एक और सिंटैक्स है, और उस सिंटैक्स में कहा गया कि अगर आप मल्टीपल वेरिएबल को सेम वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहते हैं इन अ सेम स्टेटमेंट, सपोज दिस इज x वेरिएबल, this is y variable, this is z variable, and this is your initial value. So this is a way to initialize multiple variables using same value in a single statement in a comprehensive manner. Comprehensive मतलब क्विक मैनर में, छोटे तरीके से, शॉर्ट तरीके से. ठीक है, प्रिंट x, y, z, तीनों की वैल्यू 10 हो जाएगी. 10 पहले z में जाएगा, z की वैल्यू y में जाएगी, y की वैल्यू x. फाइन, चलिए, तो इस तरह से हम लोग पाइथन का जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है इसको समझ सकते हैं, कैसे हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट काम करता है. ठीक, चलिए क्लास की टाइमिंग का एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. काफ़ी टाइमिंग को लेकर वो हो रहा है. सचिन, आप नहीं थे उस समय जब हम डिस्कस कर रहे थे? हाँ सर. सचिन, बैच का जो टाइम है वो 5:30 हम लोग कर रहे हैं, तो 5:30 पर कंफर्टेबल है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? नहीं, ठीक है सर. ठीक है. एंड शोभित, यस सर. 5:30 कन्वीनियंट है ना आपके लिए? कोई प्रॉब्लम नहीं ना उसमें? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. ठीक है, तो सचिन का भी सही है, शोभित का भी ठीक है. एंड अमित और ज्योति, आप एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर परमानेंट आपका वही टाइम हो जाएगा. उसके बाद फिर सर एक्चुअली सर मैं जॉब करता हूँ, ये है ना 128 एक्सिस हाउस में, तो सर ने मुझे परमिशन दिया है, मतलब मैंने उनसे लिया है ऑफिस में पढ़ने के लिए, 3 to 5 उन्होंने दिया है सर परमिशन. तो एक बार आप उनसे बात कर लीजिए कि अगर जो परमिशन 3 to 5 का दिया है वो 5:30 वाला हो जाए तो. एक्चुअली सर 5:30 पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर वो उस समय ना मेरी ऑफिस छुट्टी हो जाती है, तो मैं कैसे पढ़ूंगा? फिर लैपटॉप लेकर के मैं जाता हूँ, मतलब शटल का टाइम हो जाता है, 6:30 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर पढ़ना, या फिर 7:30 के बाद या फिर इसके पहले. फिर मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि ऑफिस टाइमिंग से सुबह 9:30 से 6:30 रहता है, उसी के बीच में मुझे 2 घंटे पढ़ने रहते हैं. 3 to 5 सर ने पहले स्टार्टिंग से ही चल रहा है बैच, तो 3 to 5 में पढ़ लेता हूँ. अगर 5:30 बजे आप करते हो तो मैं उस समय नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि वो एंडिंग टाइम रहता है और मैं शटल से आता जाता हूँ, तो सर मैं फिर कैसे मैनेज करूंगा? ठीक है, मैं एक बार आपके बारे में आगे मैनेजमेंट को बात करता हूँ. हाँ, मेरी सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ऑफ रहती है सर, तो उस समय चाहे आप जब भी पढ़ा दो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन सर फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे तो मुझे ऑफिस जाना रहता है. मतलब आपका फर्स्ट और थर्ड सैटरडे का प्रॉब्लम रहेगा, वो भी एक यस घंटे का, सर. क्योंकि 5:30 6:30 तो आप कर ही लेंगे, 6:30 आपका ऑफिस बंद हो जाता है, यही कह रहा है ना? यस सर. यस सर. ठीक है, मैं एक बार आपकी जो बात है वो रख दूंगा मैनेजमेंट के आगे. ज्योति, आपका बता दीजिए एक बार. सर मुझे बेस्ट टाइमिंग तो मॉर्निंग सूट होता है, बट अगर सारे लोग रेडी हैं तो मैं आ जाऊंगी, मतलब अकोमोडेट कर लूंगी. 5:30 बोल रहे हो ना आप? हाँ, 5:30. प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास ना और भी कई सारे स्टूडेंट हैं, जैसे 4-5 आप हैं, 4-5 और भी हैं, तो उनके साथ भी यही इशू हो रहा है टाइमिंग का लेकर.
तो फिर मेजॉरिटी 530 वाले की बन रही है दूसरे बैच में, इसलिए आपको 530 करने की सोच रहे हैं। चलिए फिर जो बात है मैं मैनेजमेंट के सामने रख दूंगा, जो फाइनल डिसीजन होगा वो बता दिया जाएगा आपको। अच्छा, कल आपका दशहरा फेस्टिवल पे ऑफ रहेगा, कल बैच आपका नहीं होगा, और ठीक है सर। नेक्स्ट सैटरडे हमारी क्लास होगी, तो जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका 3 o'clock बैच है या 5:30 जो भी है, आपका अपडेट कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सअप करके देना पड़ेगा, ग्रुप नहीं होता है मुझसे। सर बिल्कुल सर। ओके सर। चलिए, हेलो आपकी क्लास में यहीं पर रखते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि काफी हेलो रह गए इसमें ज्वाइन करने से, नुकसान काफी होगा। हेलो हाँ बताइए। शोभित। हाँ बताइए शोभित। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं कहना चाह रहा हूँ टाइम जो है एक फिक्स रखिएगा, बस ये नहीं कि बार बार चेंज हो। देखिए सर, मेरे हाथ में भी ज्यादा चीजें नहीं है, मैं भी बाउंड हूँ मैनेजमेंट के साथ, तो नहीं क्योंकि नहीं कोशिश वो तो करूंगा। ठीक है, मैंने पहले भी बैच इसलिए छोड़ा था क्योंकि टाइम फिक्स होना चाहिए। नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके शेड्यूल होते हैं, अकॉर्डिंगली सबके शेड्यूल होते हैं। हाँ बिल्कुल Yes, वही sir. वाली बात है सर। चलिए, तो ये एक सर बार मैं और डिस्कस कर लेता हूँ कि ऐसा ना हो कि आज 5:30 करा दिया आपने, फिर आप नेक्स्ट डे बोले नहीं अब मॉर्निंग कर लो, तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा ना। हाँ वो भी बिल्कुल सर, एक बार हम लोग फ्लो में आ गए ना तो फिर एक्चुअली पढ़ने का भी मजा आता है, पता होता है कि इस वक्त क्लास है। और आपकी बात बार बार चेंज दिक्कत एज ए देता है। स्टूडेंट अगर मैं अपने आप को रखूँ आपकी जगह, तो आप सही हैं अपनी जगह। मैं ये सारी बातें मैनेजमेंट के सामने रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा, डेफिनेटली रखूंगा। थैंक यू सर, यू हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट हेल्प सर, थैंक यू। ओके। या